तो आज मैंने क्लास 6 से लेकर के, ठीक है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पे आधारित राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से 62 तक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको मैं आपके सामने लाने वाला हूं और थोड़ी सी थ्योरी बताने वाला हूं जो हमसे रह जाती है। तो आपके सामने पहला प्रश्न, कोशिश करें आंसर देने की। सोनू फौजदार जी, दिलीप कुमार जी, आकाश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब तो गुड मॉर्निंग नहीं है, बीच आपका, ठीक है, गुड इवनिंग भी कह सकते हैं या नमस्ते कह सकते हैं। वैसे अपराह काल चल रहा है, दोनों का सीमा रेखा है। राधे राधे। आज आकाश कुमार जी, तो मेरे मित्र मेरे साथ जुड़ने वाले और जुड़ रहे हैं, तो मैं आज आपको राजस्थान और दिल्ली की एनसीईआरटी बुक 6 से 12 तक के जितने प्रश्न आए उनको जोड़ रहा हूं। सुशील तरफर जी, आकाश जी, शैलेंद्र जी, ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, सरकार के कितने अंग होते हैं? दिखाई दे रहा होगा। सरकार के आकाश जी 3, शैलेंद्र जी, नीतू सिंह जी 1, तनु 3, आशीष 1, ओम प्रकाश 3, पुष्पेंद्र जी 3, मेहताब सिंह जी राम राम, सुषमा जी, कृष्णा जी 1, बबीता जी 3, मेहताब सिंह 3, सरता जी, गुड आफ्टरनून। आप आंसर बताएं। और पहला प्रश्न आपके सामने है। श्वेता जी, दिलीप जी का 3 है, ओम प्रकाश जी का संसद है, कमलेश जी शर्मा नमस्ते नमस्कार जी, नीतू सिंह जी का 1 है। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? ठीक है, तो हम सरकार के अंग की बात कर रहे हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं बात कर रहे हैं सरकार की। यूपी टेट में आप जानते हैं यूपी टेट के फॉर्म सितंबर में आने वाले हैं, और यदि कोई नेट दे रहा हो, रश्मि जी, हमारे अनेक विद्यार्थी नेट दे रहे हैं, तो सितंबर में नेट का एग्जाम होने वाला है, जिन्होंने फॉर्म भर चुका है। ठीक है, जून में होने वाला था और कोरोना लॉकडाउन के कारण वो आगे बढ़ गया है और आज डेट आ चुकी है सितंबर। तो आप नेट जो दे रहे हैं, नेट में ध्यान रखना, पॉलिटिकल के 4 प्रश्न आते हैं, 4 से 5 प्रश्न आते हैं, यही आता है, संविधान आता है, केंद्र सरकार आती है, आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। नत्थन सिंह जी, आपने रजनी, हाँ जी राम राम, रजनी राज, श्वेता, सुशील ताफर जी, दिलीप कुमार जी 1, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? और सरकार के 3 अंग होते हैं। 90% विद्यार्थियों ने ये आंसर सही बताया, 3 होते हैं। मोहित जोशी जी नमस्ते, बहुत बढ़िया आंसर आपका। अब मैं आपको बता रहा हूं सरकार के कितने अंग होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने किस लिए दिया, थोड़ी आपको, ठीक है, दुराचार 4C। देखो दुर्जी, आगे बात करें, सेक्टर 25। अब देखिए इसका आंसर 3 है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, और 3 अंग लगभग आप जानते होंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है कार्यपालिका, ठीक है, एक कार्यपालिका होती है, देखिए, दूसरी व्यवस्थापिका होती है, ये आप जानते हैं, तीसरी न्यायपालिका होती है। ये 3 सरकार के अंग होते हैं। ध्यान रखना एक बात, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन यूपी टेट में ध्यान से मैं आपसे बातें करूंगा। पंकज सिंह, सत्यपाल सिंह जी, ठीक है, पवन सिंह जी, आशीष कुमार जी, सभी से मैं, आकाश कुमार जी, सबसे बात करने वाला हूं, तो कृपया, हाँ ठीक है, शांति से रखें। मैं अभी आपको बता रहा हूं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप यहां नोट कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए, यूपी टेट में आया था, राज्य के कितने अंग होते हैं, राज्य के कितने अंग होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाए, और यहां सरकार के अंग पूछ रहा है, सरकार के अंग में आपको 3 करना है और राज्य के अंग में आपको 4 करना है। ये ध्यान रखना। आपके पॉलिटिकल में
यदि राज्य सरकार के अंग पूछे तो ये सीधा प्रश्न आएगा, या कौन सा अंग होता है कौन सा अंग नहीं होता। एक प्रश्न ये आता है, या सरकार के कुल कितने अंग होते हैं, या सरकार में कौन सा अंग होता है या नहीं होता। तो पॉलिटिकल में आपके मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, 4 अंग होते हैं। राज्य के कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। राज्य के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो पहला अंग होता है, पहला अंग निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग, इसका मतलब है ये क्षेत्रफल से बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या वाली ने दी है पूरी परिभाषा। दूसरा है जनसंख्या। तो दूसरा राज्य का अंग जनसंख्या को बताया गया है। नंबर 3 सरकार, तो राज्य को चलाने के लिए कोई प्रभु सत्ता, ठीक है, एक सरकार होती है। और जनता सबसे महत्वपूर्ण अंग, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध अंग जनता मानी जाती है। ये राज्य के 4 अंग होते हैं, जबकि सरकार के 3 अंग होते हैं। तो आप, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है और आप इसे नोट कर सकते हैं, बस इतना याद कर लेना। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे, जब मैं आपको राज्य की पूरी व्याख्या बताऊंगा और उधर राज्य सरकार के बारे में एक दिन आपका क्लास भी ली जाएगी मेरे मित्रों, ठीक है पवन सिंह जी। तो आप ऐसे करके, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपको 2 प्रश्न मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ध्यान से पढ़ना, मैंने आपको पहले बता दिया है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ये प्रश्न मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक पर आधारित प्रश्न हैं। ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। देखिए, जिस संविधान में, अर्थात जिस देश के संविधान में कार्यपालिका अपने कार्य एवं कार्यकाल के लिए, अपने कार्य एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही होती है, तो वो सरकार क्या है। अर्थात कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो सरकार के, मैंने वो सरकार के 3 अंग बताए थे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी आते हैं। व्यवस्थापिका में आपके दोनों सदन आते हैं और राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति अभिन्न अंग के रूप में। नंबर 3 में व्यवस्थापिका न्यायपालिका, ठीक है, व्यवस्थापिका न्यायपालिका आती है, उसमें उच्चतम न्यायालय आता है आपकी केंद्र सरकार में। तो बात कर रहा है कि वह संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात प्रधानमंत्री कार्यकाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति कार्यकाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो सीधी बात कर रहा है, संसद की बात ले रहा है। अर्थात जैसे बात करें, राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी अभिन्न अंग होता है संसद का, ठीक है, जवाबदेही होता है। दूसरा एक परिभाषा तो ये बन गई, दूसरी परिभाषा यहाँ से चालू हो रही है। कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य हों, दूसरी शर्त। पहली शर्त तो ये, देखो सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, वही आपको किताब में से लिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी लिख दिया। अब देखिए, व्यवस्थापिका के सभी सदस्य हों, कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से, व्यवस्थापिका का मतलब है ये संसद की बात चल रही है। जैसे हम यहाँ बात लें, आपको अंग होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति की बात लें, राष्ट्रपति किसमें, कार्यपालिका, तो राष्ट्रपति भी किसका अंग होता है, व्यवस्थापिका का। जैसे प्रधानमंत्री बात करें, प्रधानमंत्री कार्यपालिका में आता है, लेकिन कहते हैं सांसद होना आवश्यक है, प्रधानमंत्री को सांसद होना आवश्यक है। कोई मंत्री है, मंत्री कार्यपालिका में आता है, लेकिन उसे सांसद होना आवश्यक है। तो इसका मतलब है सदस्यों। तीसरी परिभाषा यहां दे रखी है, राष्ट्र का अध्यक्ष। तो राष्ट्र का अध्यक्ष किसे कहते हैं मेरे मित्रों, तो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, देखो राष्ट्र का अध्यक्ष हो गया राष्ट्रपति, और राष्ट्र का अर्थात देश का, सरकार का अध्यक्ष हो गया प्रधानमंत्री। अलग अलग होते हैं, तो हमारे देश में है कि नहीं, राष्ट्रपति अलग है, प्रधानमंत्री अलग है। तो ऐसी व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं,
तो परिभाषा पूछिए ये। तो आपने आंसर दिया सी, 2 का 3, 2 का 3, 3 आंसर चल रहा है। ओम प्रकाश जी, सुषमा जी, ठीक है, बलवीर जी, सोलंकी, रश्मि जी, तनु जी, शैलेन जी, बबीता जी, सुशील, श्वेता तरफर जी, वास्तव में आपका आंसर, ठीक है, इसका आंसर जो होना चाहिए और आपने 3 दिया, लगभग 90% बच्चों ने 3 दिया। और संसदीय व्यवस्था है तो भारत में कैसी व्यवस्था है? तो भारत में देखो ये व्यवस्था है, कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी है। सही बात है। दूसरा, कार्यपालिका के सदस्य जो मैंने अभी नाम बताए थे, राष्ट्रपति से लेकर न्यायवादी, आवश्यक रूप से किसके? व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। कहने का मतलब है किसी ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी के प्रधानमंत्री, मंत्री, न्यायवादी, उपराष्ट्रपति कोई ना कोई संबंध होता है, हमारे यहाँ होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसी व्यवस्था भारत में है, ध्यान रखना। तो भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। तो ये पूरी परिभाषा किसकी है? संसदीय व्यवस्था की दे रखी है, जो आपको 12th क्लास में से और 10वीं क्लास में से ये परिभाषा मैंने उठाई है मेरे मित्रों। ठीक है, सब मेरे सामने हैं, सभी के दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, नाम तो यही है और चेहरा भी याद आ जाता है, बच्चों को देखते हैं। तो इस प्रकार मेरे मित्रों ऐसे प्रश्न करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूं अर्ध, अब इससे क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा थोड़ी सी मौखिक बता देता हूं। इसकी परिभाषा सुन लो पहले, बिल्कुल इसका उल्टा। कहने का मतलब राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ना प्रधानमंत्री, अर्थात बिल्कुल उल्टा कर दो इसका। सरकार अलग अलग नहीं होती, सरकार एक ही होता है। हमारे प्रधानमंत्री अलग होता है, राष्ट्रपति अलग होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक में एक ही होता है, जैसे अमेरिका। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये अमेरिका है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव है जनता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो आपको अमेरिका और ब्राजील 2 देश ऐसे हैं, तो आप 2 ही देश याद कर लेना। अमेरिका और ब्राजील में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, अर्थात उसमें सरकार एक ही होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और अर्ध का मतलब है आधे आधे, तो अध्यक्षात्मक भी होती है और संसदीय भी होती है। और ऐसे देश कौन कौन से हैं जो अर्ध हैं? तो आपको ध्यान रखना, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस है, आपका श्रीलंका है, ये व्यवस्था है इसमें। तो फ्रांस, श्रीलंका और एक रूस, ये 3 देश हैं, कहते हैं इनमें क्या है? अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो इन तीनों के उदाहरण ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है निम्न में से किस देश में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है? अर्थात प्रधानमंत्री इतना काम का नहीं रहता, वहां राष्ट्रपति होता है, जो भी मुखिया होता है एक ही होता है। तो दोनों चीज होती हैं। तो अध्यक्षात्मक में तो केवल आपको अमेरिका, ब्राजील, तो एक ही व्यक्ति होता है, वो अध्यक्षात्मक होता है। या में दोनों लगभग होते हैं, वो आपको, ठीक है, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था की ज्यादा शक्ति होती है। वो 3 देश हैं, फ्रांस, श्रीलंका और रूस। अध्यक्षात्मक के केवल 2 याद कर लो, अमेरिका और ब्राजील। और बचे आपके संसदीय में भारत, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और आपके कनाडा भी इसी में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका में आते हैं, कनाडा में है संसदीय व्यवस्था, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो ये कुछ उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान रखने। ठीक है, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया भी इसी में आता है भारत के साथ। तो इसमें संसदीय व्यवस्था है। ये मैं जो लाइन बोल रहा हूँ 10वीं और 12वीं की लाइन है। तो ये लाइन में शुरू में राष्ट्रपति से पहले ये आपको बता रखे हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, उदाहरण याद कर लेना, बस आपको काम है उदाहरण का। अर्ध अध्यक्षात्मक में 3 देश, फ्रांस, श्रीलंका और रूस। अध्यक्षात्मक 2 देश, अमेरिका, ब्राजील। संसदीय व्यवस्था में बचे कुछ जो माले के अलावा भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। ठीक है, ये ध्यान रखें, बस इतना ध्यान रखें। आपको याद, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इसी आधार पे पूछेगा।
अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर मैंने बता दिया, संसदीय व्यवस्था है। और इसका आंसर क्या है, संसदीय व्यवस्था है। तो भारत की ये व्यवस्था मानी जाती है। अब देखिए मेरे मित्रों, तीसरा प्रश्न देखें। निम्न में से, ध्यान से सुने, निम्न में से किस देश में, ठीक है, तो मेरे नए मित्र, पुराने, नया मित्र अभी कोई नहीं है, बाकी सब पुराने हैं, अपने नए मित्रों को भी लाइए और ध्यान से सुनिए। अब इसका आंसर आप दें, निम्न में से किस देश में संसदीय व्यवस्था नहीं है। अभी मैंने जो आपको उदाहरण बताए थे उसी आधार पर ये प्रश्न आपका हो जाएगा। निम्न में से किस देश में क्या नहीं है, संसदीय व्यवस्था नहीं है। तो संसदीय व्यवस्था के अभी मैंने उदाहरण बताए थे, तो बताइए आंसर। सी, 3 का आंसर 4। विजय फौजदार जी ने आंसर 4 दिया, सरता जी ने भी 4 दिया, बताइए। अर्जुन जी ने 4 दिया, सरता ने डी दिया, प्रधानमंत्री ने भी दिया, प्रदीप ने भी, लक्ष्मण 4, आकाश 4, रजनी 4, शैलेंद्र जी 4, कृष्णा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है आपने ध्यान से सुना है। सुषमा जी, अंजू, बलवीर, लखन, बहुत बढ़िया आंसर। प्रदीप जी, शक्ति सिंह जी, लोकेंद्र जी, गोवर्धन सिंह जी, ब्राजील, बहुत बढ़िया। अभी मैंने बताया था ब्राजील और अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ठीक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। हम पूछ रहे हैं संसदीय, इसका मतलब है ये आपके इटली भी आ गया, इसी में ध्यान रखना, जापान, जर्मनी, इटली, ये इटली भी उदाहरण है, भारत के साथ है। और इसमें कौन सी प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। तो ये संसदीय व्यवस्था के उदाहरण आपके, तो इसका आंसर हो गया ब्राजील नहीं है, ब्राजील में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया तीसरा मेरे मित्रों, ठीक है। दिलीप जी 4, मेहताब सिंह जी बहुत बढ़िया, गोवर्धन सिंह जी बहुत बढ़िया। तो आपने आंसर दिया। तो ऐसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, यदि क्वेश्चन थोड़े हटके आ जाएं तो ऐसे पूछा जा सकता है, भारत में कौन सी व्यवस्था है, इन देशों में। आपको जो किताबों में दे रखे हैं बस इतना याद कर लो, पूरे 192 193 देशों की याद करने की आवश्यकता नहीं है। होलकर साहब ने 4 दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुड आफ्टरनून गोवर्धन जी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ध्यान से, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए पहली बार मैंने व्यवस्था, नत्थन सिंह जी, इसलिए मैंने आपको व्याख्या बताई थी। बताइए आंसर, निम्न में से किस देश में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, बताइए किस देश में। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, बताइए आंसर क्या होगा, बता दोगे आराम से, मुझे आशा है। 4 का 2, नत्थन जी, अर्जुन जी 2, नीतू सिंह जी अमेरिका, सरता जी 4, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। अध्यक्ष व्यवस्था है अमेरिका, शैलेंद्र जी बी, निशा जी 2, तनु जी 3, शक्ति सिंह जी 2, आकाश जी 2, नीतू सिंह जी अमेरिका, कृष्णा जी बी, बबीता बी, सरिता बी, मेहताब सिंह 2, रश्मि जी 4, गोवर्धन सिंह जी बी, नीतू सिंह जी अमेरिका, तनु जी 3, विजय फौजदार जी 4, बलवीर जी अमेरिका, बलवीर जी 2, नीतू सिंह जी 2, नत्थन सिंह गोवर्धन सिंह जी अमेरिका, ठीक है। नंद किशोर जी 2, रजनी जी बी, दिलीप कुमार बी, गुड़िया पचौरी जी 2, तनु धनकर जी 2, प्रदीप कुमार बी और रश्मि सोलंकी बी, विजय फौजे अमेरिका, श्वेता तरफर जी, सुशील जी 2, गोवर्धन सिंह जी अमेरिका, बहुत बढ़िया आंसर। और आपने आंसर सही दिया, ठीक है, लगभग 98% बच्चों ने बहुत आंसर सही दिया है, ठीक है। अमेरिका, पुष्पन जी होलकर का भी अमेरिका है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था किस में है, अमेरिका में है। और इसका भैया कौन है, ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील मैंने अभी बताया था। बाकी आपके भारत, ब्रिटेन, कनाडा, इसमें संसदीय व्यवस्था है। तो ये 4 प्रश्न आपके ये हुए। अगला प्रश्न आपका 5वां पढ़ें। एक और ऐसा प्रश्न, 5 क्वेश्चन बन गए। यदि पेपर में आया
यदि माने बुक उठा ली, 8वीं 6 से लेकर के 12वीं तक की बुक उठाई और प्रश्न यही बनेंगे, ये बना सकता है, इससे वहां नहीं जाएगी, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, आपको थोड़ा सेकंड ग्रेड लेवल तक मैंने आपको यहाँ पहुंचा दिया। सेकंड ग्रेड लेवल का है, फर्स्ट ईयर तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। तो राहुल शर्मा जी, ठीक है, भी आपका आंसर है, अमेरिका राइट आंसर। ठीक है, तो आप बताइए आगे। गोवर्धन सिंह जी, तो आगे नीतू सिंह जी 5, आपने 5 का 1, ठीक है, 5 का 1 दे रहे हो। नीतू सिंह जी ने आंसर दिया 5 का 1, अर्जुन सिंह जी ने ए दिया। बताइए आंसर, क्या आंसर है? शैलेन जी 5 का ए, रश्मि जी 1, तनु जी 1, अंजू सर जी, इसे कोर्स कब तक होगा? 2 ईयर्स लग जाएंगे, कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, होगा, पेपर ही नहीं लग रहा, एक एक चीज़ है। दिलीप कुमार जी ए, हो जाएगा कोर्स आपका, चिंता मत करो, पेपर से, आपके पेपर से 1 महीना पहले मेरा कोर्स हो जाएगा। वफीदा फौजा जी 1, आकाश जी 1, रश्मि जी 1, रजनी, सरिता जी 1, शक्ति सिंह जी 1, कृष्णा चौधरी 1, पुष्पेन जी 1, नीतू सिंह जी 1, गोवर्धन सिंह जी 1, ठीक है, गोवर्धन जी, सोनू जी 1, राहुल जी ए, प्रदीप जी 1, बलवीर जी, सोनू फौजदार 1, मेहताब सिंह 1, ठीक है, दुराचार्य 1, संतोष जी 1, रोतेज जी 1, गोवर्धन सिंह भारत ऑस्ट्रेलिया, नत्थन सिंह जी 1। बहुत बढ़िया आंसर आपका। तो इनमें से किन देशों में संसदीय व्यवस्था है? तो इसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है, इन दोनों में है, भारत में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक है, पाकिस्तान में संसदीय है। तो इसमें गलत हो गया। कनाडा में क्या है? संसदीय है, लेकिन ब्राजील में अध्यक्षात्मक है, ये नहीं होगा। लाइबेरिया ध्यान रखना, फिलीपींस, इसमें दोनों में आपको और बता दूं, जो लाइबेरिया है और फिलीपींस है, इनमें भी आपको लगभग यही अध्यक्ष व्यवस्था पाती है। जो क्रॉस हो रहे हैं, आपको थोड़े आंसर और थोड़ा गहराई में बता दिए। आप तो अमेरिका ब्राजील याद कर लेना, एक्स्ट्रा 2 याद हो जाएं, ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट में पढ़ाते हैं हम उदाहरणों को। तो लाइबेरिया, फिलीपींस, अमेरिका, ब्राजील अध्यक्षात्मक, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान इसी का, वो पाकिस्तान इसका संसदीय प्रणाली आ जाती है। तो आपको ध्यान रखें ये चीज़ें। ठीक है मेरे मित्रों, सोनू जी, अंजू, सोनू, आपको चिंता मत करो, कोर्स होगा। आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की, पढ़ें। छठा प्रश्न देखें, क्या आंसर है इसका? निम्न में से किन देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है? बताइए। निम्न में से किन देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, अर्थात दोनों का मिक्सचर? तो मैंने आपको बताए थे, तो कौन सा देश है? उपयुक्त सभी, फ्रांस, श्रीलंका, रूस। तो इसमें आपको आंसर सभी ने दे दिया। ठीक है, अधिकतर बच्चे जो देने लग गए 4 दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको 3 उदाहरण बताए थे और तीनों किसके हैं? बहुत बढ़िया, जितने मेरे मित्र जुड़ रहे हैं उन्होंने इसका आंसर क्या बताया है? उपयुक्त सभी। कि तीनों उदाहरण किसके हैं? अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हैं, इस प्रकार। ठीक है, तो फ्रांस, श्रीलंका, रूस, ये तीनों अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। उपयुक्त सभी, हाँ जी, सभी ने, जितने मेरे विद्यार्थी में नाम लिया था पहले से पहले, उनका सबका आंसर आपका डी है, क्योंकि मैंने आपको पूरी व्याख्या बता दी है। ठीक है मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं आपके 7वें प्रश्न पर। ठीक है, किताब पढ़ा रहा हूं, जो मान लो आपको 10वीं 6 से लेकर के 12 तक की किताब पढ़ रहे हो, आप तो नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको पढ़ाना सिखा रहा हूं और संग के संग व्याख्या बता रहा हूं, तो आप ध्यान रखें। अब देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, अधिकतर जो आपने 6 का 4 बताया था, 6वें क्वेश्चन का 4, बहुत बढ़िया आंसर सभी ने दिया। अब 7वें का आंसर दें, फटाफट 7वें का आंसर दें मेरे मित्र, जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और आंसर दें क्या होगा? भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? 6 क्वेश्चन आपके, ध्यान रखना। मैंने व्याख्या सुनाए थे, जो आपने नहीं पढ़ा वो आपको याद हो गए होंगे, और एक पन्ने में आराम से उसको लिख लेना। अध्यक्षात्मक के उदाहरण, संसदीय के उदाहरण, अर्ध अध्यक्षात्मक के उदाहरण, और अब आपको आराम से इसको कर दोगे। भारत संघ की समस्त कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें होती है? एक आंसर है, हाँ जी, नत्थन सिंह, बबीता, गोवर्धन, तनु, सरिता,
पुष्पेन जी, राहुल जी, मेहताब जी, बलवीर जी, रोहतेज जी, नीतू सिंह, नरेंद्र सिंह, सभी का आंसर एक है, अर्थात राष्ट्रपति है। तो भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आंसर है राष्ट्रपति। अब मैं आपको एक बार बता दूं, यदि क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत का मुखिया कौन होता है, एक प्रश्न तो ये है, ठीक है। एक प्रश्न है भारत सरकार का मुखिया कौन होता है, एक प्रश्न ये है, ठीक है। तीसरा है भारत संघ का मुखिया कौन होता है। ये आपको देश का मुखिया, भारत सरकार का मुखिया, देश की सरकार का केंद्र, भारत की जगह पे देश भी रख सकता है, केंद्र भी रख सकता है। तो मैं आपको इसके साथ बता रहा हूं, ठीक है। आपने राष्ट्रपति आंसर दिया सभी ने, ठीक है। पिंटू सोलंकी जी ने भी आंसर दिया, रजनी राज ने दिया, सुश्री श्वेता जी ने दिया, राजेंद्र जी ने दिया, बहुत बढ़िया आंसर आपका। तो इन 3 क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इससे भी नोट कर लेना। भारत का मुखिया कौन होता है, तो आपको आंसर राष्ट्रपति देना है। भारत सरकार का मुखिया पूछे तो भी आपको क्या देना है, आंसर राष्ट्रपति देना है, सॉरी प्रधानमंत्री देना, सरकार आ गया, ठीक है। तो भारत, क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूं, भारत सरकार का मुखिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देना है आपको, इसका आंसर प्रधानमंत्री देना है। क्या देना है, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। सरकार आ गया इसमें, भारत का मुखिया, भारत सरकार का मुखिया, और भारत संघ का मुखिया। यदि संघ कहीं भी आ जा, भले सरकार शब्द लग जा, भारत संघ का मुखिया, भारत संघ सरकार का मुखिया। जैसे चौथा क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहा हूं, भारत संघ सरकार का मुखिया कौन होता है। तो ध्यान रखना, ये 4 प्रश्न कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो मुखिया केवल आ जाए देश का, भारत का, राष्ट्रपति कर देना है, और सरकार अकेला सरकार शब्द आए प्रधानमंत्री कर देना है। लेकिन सरकार के संग, आप तो सरकार वालों मत याद रखो, संघ आगे वालों सरकार दे रखा है। हाँ, संघ के साथ सरकार नहीं है तो भी, और सरकार के साथ संघ नहीं है, अर्थात संघ शब्द नहीं है और सरकार दे दिया तो प्रधानमंत्री आएगा, और संघ शब्द आ जाए, कहीं भी संघ आ जाए तो ध्यान रखना राष्ट्रपति आंसर करना। क्या करना आप, राष्ट्रपति करना, और यहां भी क्या आएगा, राष्ट्रपति आएगा। तो ये आप नोट करके रख लेना। और ये आपका 7वां प्रश्न हुआ। मेरे मित्रों, आप जुड़ चुके मेरे साथ, और जुड़िए अपने बच्चों को अपने साथ, अपने अन्य मित्रों को भी, अपने, ठीक है, लंगोटिया यारों को भी, सहेली, और लड़कियां तो अपनी सहेली जोड़ेंगे, और आप भी अपने लंगोटिया यार लड़के जोड़ें, और आप पढ़ें और ब्रज क्षेत्र का नाम रोशन करें। आगे देखिए 8वां प्रश्न पढ़ें, फटाफट जोड़ें, लाइक करते जाएं अपने अपने। लाइक तो बहुत अच्छा आपने किया, अब बताइए, और मैं भी आपको लाइक करूंगा, इस क्वेश्चन को आंसर फटाफट दें। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आंसर चल रहा है। 8वें का आंसर दें। अब 7वें का आंसर राष्ट्रपति हो गया, 7वें का आंसर सभी ने राष्ट्रपति दिया, ठीक है। अगला 8वां जो प्रश्न है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। ध्यान से देखना, जल्दी मत करना, इस क्वेश्चन को आप जल्दी मत करें, ध्यान से देखना, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस या किन अनुच्छेदों में, अर्थात प्रणाली पूछ रहा है, निर्वाचन प्रणाली पूछ रहा है। अब देखिए, निर्वाचन प्रणाली, अब आपने ये नहीं सुना होगा, क्या करें, ठीक है। मैं आपको एक कंफ्यूजन का क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आप कोशिश करें, जितना भी आंसर दे रहे हैं अब ध्यान से सुन लो इसकी व्याख्या। 3 तरह के प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक प्रणाली लिख दिया, यहां लिख देता हूं प्रक्रिया, एक में लिख दिया प्रणाली, और एक में लिख दिया निर्वाचन विधि।
विधि लिख लो, रीति लिख लो, ध्यान से सुन लेना। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पिंटू जी ध्यान से, सुशील जी, श्वेता जी, गोवर्धन सिंह जी, सरता जी, तारा जी, रश्मि जी ध्यान से, रोतेश कुमारी जी ध्यान से सुने इस चीजों को। यदि आपका प्रश्न ये आ गया, अभी मैं प्रश्न पर नहीं जा रहा, मैं आपको थ्योरी पे जा रहा हूं, तो राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली पूछ रहा है या प्रक्रिया पूछ रहा है या विधि या रीति पूछ रहा है, तो अनुच्छेद मत जाओ। अभी मैं आपको ध्यान से सुने, यदि प्रणाली पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना अनुच्छेद 55 कर देना, एक बात, ठीक है। प्रक्रिया पूछे तो आंसर, ठीक है, 54 कर देना, प्रणाली पे आ गया। और विधि या रीति पूछे तो अनुच्छेद 55 कर देना, एक बात। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या कर लेता है, इसमें कंफ्यूजन पैदा कर देता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने कंफ्यूजन का बता दिया। अब ऐसी स्थिति में देखें, ऐसी स्थिति में देखें तो आंसर क्या होना चाहिए, 55 होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर ये है। क्यों? जबकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक 99% आंसर होता है, एक 100% से ऊपर होता है, ठीक है, लगभग आसपास। लेकिन ऐसी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें 2 आंसर होते हैं। अब 2 आंसर किसको करें, जो 100% से ऊपर सही है, 100% लगभग, एक 99% एक 100% है, तो ऐसी स्थिति में आपका 100% वाला ये आएगा, ये 99% वाला आ गया, कौन सा, ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको आंसर ये करना है, 1 और 2 दोनों। कब? यदि ऐसी स्थिति दे, हाँ, यदि 54, 55, 56, 57 दे रखा होता फिर आपका 55 हो जाता। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, विशेष करके ध्यान रखें, जब एक साथ दोनों को पूछे तो आपको 54, 55 कर लेना। पूरी प्रणाली दे रखी है, ऐसी किताब में 12th में भी लिखा हुआ है, एक लाइन जगह 10th में 12th में देखना, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ऐसा क्वेश्चन था उसमें, और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, उसमें लाइन लिखी हुई है, मेरा सही है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कभी कभी प्रश्न 1 और 2 वाले ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने जो पढ़ा था अब तक, क्या पढ़ा था, जैसे इसमें पढ़ लिया 55 प्रणाली में, लेकिन जो 100% सही है इसमें दोनों चीज आ रही हैं। इसमें प्रणाली का मतलब है, इसमें स्पष्ट नहीं कर रहा है कि मैं प्रक्रिया पूछ रहा हूं कि विधि या रीति पूछ रहा हूं, तो पूरी प्रक्रिया पूरी प्रणाली ले रहा है। बहुत से एक साथ लिखा देते हैं 54, 55, ठीक है। तो ध्यान रखना सर कैसे, हाँ मैं क्या कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन तो ये सीधा है, आंसर तो ये है, लेकिन यदि आपको 1 और 2 दोनों दे दें, जैसे आपके अनेक प्रश्न बनते हैं ऐसे, जैसे एक प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना में ऐसे क्वेश्चन है, आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। वहां यदि कॉमन दोनों आ जाते तो आपको दोनों बताने पड़ते हैं। ऐसे एक है आपका स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू वाली, चित्तरंजन दास, अलग कर दें तो चित्तरंजन दास इसका संस्थापक आता है, और यदि दोनों 1 और 2 दोनों दे दें तो मोतीलाल और दोनों को साथ में करना पड़ता है। ऐसे कभी कभी देखो, सुनो दोबारा सुनो, पहले तो आप इसे याद रखें, प्रणाली तो ये है, प्रणाली, रीति, पद्धति, विधि, रीति, पद्धति, प्रणाली, इसी को कहते हैं 55 को, ठीक है। प्रक्रिया 54 है ही है, लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसे बना के दे दे तो आपको 1 और 2 दोनों करना है, क्योंकि प्रणाली के अंतर्गत ही सभी को समेट लिया है इसने। प्रक्रिया भी, विधि भी, रीति पूरी प्रणाली के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आए तो आपको 1 और 2 करना। कहने का मतलब 1906 में हुई थी, हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। और संस्थापक कौन थे बताओ? मुस्लिम लीग के संस्थापक गोवर्धन सिंह जी। बताइए, मैंने कराया हुआ है, पुराने बच्चे पढ़े हुए हैं, रश्मि जी बताइए मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? मैंने आप पे ये प्रश्न छोड़ा भाई। स्वराज पार्टी का मैंने एक प्रश्न दे दिया, चित्तरंजन दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? हाँ, स्वराज की 1 जनवरी 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में क्या दिल्ली में? इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 इलाहाबाद। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। यदि दोनों को अलग कर दें तो चित्तरंजन दास ही आंसर माना जाएगा, मोतीलाल नहीं माना जाएगा। दोनों में देखें,
अली जिन्ना नहीं, अली जिन्ना नहीं था। अली जिन्ना तो बहुत पीछे आया, 1940 के बाद आया है राजनीति में। पहले ये व्यापारी था, इससे कोई मतलब नहीं था। कौन सी फिल्म थी? धर्मेंद्र जी की एक फिल्म थी ना, उसमें बताया गया है गदर एक प्रेम कहानी। ठीक है, अली जिन्ना तो बहुत पीछे आए हैं। बहुत बढ़िया। अली मुल्ला खां और आगा खां, बहुत बढ़िया। अली मुल्ला, अजी मुल्ला खां, अली नहीं अजी मुल्ला खां, अली नहीं है अजी मुल्ला खां। ठीक है, अजी मुल्ला खां और आगा खां हैं। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक ऐसे आपको ऑप्शन दे दे, अजी मुल्ला खां, आगा खां, एक और दो दोनों, अली जिन्ना, तो आपको एक और दो दोनों यदि अलग कर दिए जाए, अजी मुल्ला खां, आगा खां, अली जिन्ना, लियाकत अली, ऐसे, फिर आपको आंसर क्या आएगा? अजी मुल्ला खां आएगा। मेन तो अजी मुल्ला खां था। और ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना इन चीज़ों को, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो मैंने आपको इसलिए प्रश्न दिया है, ये 12th क्लास में से शायद 10th का है, वहाँ से ये मैंने प्रश्न उठाया गया है। तो आप ध्यान रखना इसको, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। टेट में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, टेट नाम हो टेट, तनु जी टेट कर देता है। सलीमुल्ला खां, अजी सलीमुल्ला खां, अजी सलीमुल्ला खां पूरा नाम है, ये तो नाम तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अजी तैयब तफीर जी, तो सलीमुल्ला खां, अजी मुल्ला खां, सलीमुल्ला खां नहीं, आपका अजी सलीमुल्ला खां। तो आपको ध्यान रखना विशेष करके ये चीजें। आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पे। देखें 9वां क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मैंने पहले कह दिया, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें जो दिल्ली की चल रही हैं, चलने वाली हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अजीमुल्ला खां है, आगा खां, अजीमुल्ला खां, सलीमुल्ला खां अलग है, तो बहुत बढ़िया। गोवर्धन सिंह अजीमुल्ला ही है, अजीमुल्ला और आगा खां। देखिए संसद की महाभियोग प्रक्रिया के समय, तो आपने बताया, मैंने आपको पढ़ाया था, संसद की महाभियोग प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? 61 में। प्रक्रिया 61 में है, लेकिन महाभियोग शब्द कौन से में है? यूपी में होता है। ठीक है, बताइए, प्रक्रिया तो है 61 में, और महाभियोग शब्द है कौन से अनुच्छेद में? केवल शब्द ही शब्द, केवल शब्द की बात करें, जो महाभियोग शब्द लिया गया है इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। और यदि प्रक्रिया पूछे और प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख पूछे, तो आपको ध्यान रखना इन चीज़ों को। शब्द पूछे तो आपको कहाँ है? 56 में लेना है, और प्रक्रिया पूछे तो अनुच्छेद 61 में लेना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, तो इसका आंसर मुझे लगता है सब बताएंगे। बहुत बढ़िया। रोते जी, नीतू जी, पिंटू, आकाश, रश्मि, तनु, रश्मि, गोवर्धन जी, तनु, नीतू, ठीक है, सभी ने आपको आंसर दिया। रश्मि, आकाश, आपके निशा, शोभा, नीतू, शक्ति, बबीता, बलवीर, रश्मि जी, गुड़िया जी, बहुत आंसर आपने सही दिया। तो इस प्रकार कहते हैं, संसद की महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति कम से कम कितने दिन या महापूर्व सूचित करना चाहिए? तो इसका मतलब है महाभियोग प्रक्रिया से पहले कितने दिन पहले सूचना करनी चाहिए? बताइए। सी, 14 दिन पहले। बहुत बढ़िया आंसर, ये पिछली बार यूपी टेट में आया था। ठीक है, तो कितने दिन पहले? महाभियोग में 14 दिन पहले बताना चाहिए। महाभियोग 56 तथा प्रक्रिया 16 में है। ठीक है, बहुत बढ़िया गोवर्धन सिंह जी। महाभियोग शब्द है 56 में और प्रक्रिया है 61 में, और 14 दिन पहले सूचना देनी चाहिए। पुष्पेन जी का भी आंसर 3 है। ठीक है, तो मेरे मेहताब सिंह जी, शोभा, रश्मि, ठीक है, राजा रानी की जय, ठीक है, सभी का आंसर सही है। और इस प्रकार आंसर आपका 9वां प्रश्न हुआ। ठीक है, आज के 15 प्रश्न हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने ले लिए गए हैं। आगे बात करते हैं 10वां, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव को। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल संख्या, ध्यान से, कुल संख्या के कम से कम कितने सदस्यों के बहुमत होना चाहिए? अर्थात पारित करने के लिए जब महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है, संसद के किसी भी सदन में लाई जाती है, संसद के किसी भी सदन में लाई जाती है महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, तो आंसर चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन है? 10वां चल रहा है। हाँ, रश्मि सोलंकी बी। तो कितने सदस्यों? तो राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव को
सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम कितने सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित करना चाहिए। प्रस्ताव लाने की बात नहीं कर रहा, सदन में पारित करने की बात कर रहा है। लाने के लिए तो 1/4 होने चाहिए। हाँ जी अर्जुन जी, पिंटू, सरिता, आकाश, तनु जी, सी आंसर। ठीक है 2/3, बहुत बढ़िया। रिंकू जी, सुषमा सैनी, गोवर्धन जी, गुड़िया जी, विजय फौजदार जी, 2/3 बहुमत का बहुमत होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैंने कहा प्रस्ताव लाने के लिए संसद का कोई भी सदन प्रस्ताव लाएगा और प्रस्ताव पे जो हस्ताक्षर होंगे, जब हस्ताक्षर की बात पूछे, जब हस्ताक्षर की बात पूछे तो 1/4, और पारित की बात पूछे, महाभियोग प्रक्रिया में पारित की बात पूछे तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो यहाँ बात कर रहा है किसकी, पारित की बात कर रहा है, पारित की बात कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 2/3 सदस्यों के, 2/3। मेरे मित्रों अंतिम एक क्वेश्चन इतना धुआंधार है, शायद आपने आज तक नहीं पढ़ा हो, मैं ये कहता हूं। इतना अंत में जो 15वां प्रश्न है जोरदार है, जो मान लो और ठोकेगो फूल पत्ती वाला, कहते हैं फूल पत्ती लगा ले, क्वेश्चन आवेगा पेपर में, सीटेट में, ठीक है, आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, किसी ना किसी टेट में आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। तो आपने सबने आंसर दिया, बहुत बढ़िया दिया। तो मैंने आपको पहले कह दिया हस्ताक्षर 1/4 कितने, 1/4, पारित 2/3। इन बिंदुओं को, इन शब्दों को पकड़ लें आप सभी को। मैं देख रहा हूँ रश्मि जी, गोवर्धन सिंह जी, बबीता जी, रीना कुमारी जी, श्वेता, सुशील जी, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, और महसूस तो कर रहा हूँ, देख नहीं रहा तो महसूस तो है, मेरे विद्यार्थी पढ़े हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना, यदि महाभियोग प्रस्ताव के लिए लाने के लिए संसद का कोई भी सदन ला सकता है, कितने हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/4। किसकी बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रपति की। यदि किसी जज के प्रति आया जाए, यदि न्यायाधीश के प्रति महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने हस्ताक्षर चाहिए, तो ध्यान रखना इस बात को। यदि लोकसभा ला रही है तो यहाँ अंतर हो जाएंगे, राज्यसभा के लिए 50 सांसद और लोकसभा के लिए 100 कायम है जज। लेकिन राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, यहाँ राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रीय महाभियोग प्रक्रिया के लिए हस्ताक्षर कितने होने चाहिए, 1/4, पारित कितना होना चाहिए, 2/3 से। यदि जज को सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के किसी जज या मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में लाया जाता है तो राज्यसभा के 50 होने चाहिए, लोकसभा के 100 सांसद होने चाहिए, और बहुमत तो बराबर है दोनों का, 2/3। ये आप ध्यान रखना मेरे मित्रों। रुक गया, क्या रुक गया, हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी रुक गए, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, पहले 15 को आओ, लाओ, पहले 15 को लाओ, 15 को रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, आगे नहीं, एकदम नहीं भगना है, 15 भी आने वाला है, बस इंतजार करें, मात्र 8 मिनट का इंतजार करें, और 8 मिनट के बाद भीम गुर्जर जी आपको बस रुकें, धैर्य रखें। संतोष सबसे बड़ी चीज होती है, संतोष भी कभी कभी काम आ जाती है। सरिता चौधरी जी बहुत बढ़िया, धैर्य रखें, आपके क्वेश्चन आने वाला है, 11वां प्रश्न आपके सामने, बस 7-8 मिनट की इंतजार, इंतजार और सही कर लेंगे। इंतजार तो करना पड़ता है, किन किन का करना पड़ता है, ठीक है, नौकरी का इंतजार कर रहे, अपनी तकदीर का इंतजार कर रहे, कोचिंग का इंतजार कर रहे, लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे, और सब जानते किन किन का इंतजार हो रहा है, सब अपना अपना इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार करें, और इंतजार का फल, धैर्य का फल मीठा होता है, संतोष का फल मीठा होता है। किसके समय, ठीक है, किसके समय, सॉरी कितने समय के अंदर, तो समय बात पूछ रहा है, लिखित नोटिस, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, देने के पश्चात राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। दीवानी किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, दीवानी और फौजदारी 2 मामले होते हैं। हाँ गोवर्धन तू लग जाएगा इस बार, दिगंबर जी ने भविष्यवाणी कर दी और लग ही जाएगा। सुनो, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, एक तो दीवानी मामले होते हैं, एक फौजदारी मामले होते हैं। और फौजदारी तुम जाने का थे, कहीं फौजदारी करके आए हो का, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, लड़ाई झगड़े के विवाद का निपटारा,
वो दीवानी फौजदारी मामला होता है। और दीवानी है संपत्ति के संबंध में, जमीनी संपत्ति, जमीन, ठीक है, जमीन विवाद, तो दीवानी संपत्ति विवाद दीवानी में आता है, फौजदारी विवाद लड़ाई झगड़े में आता है। तो इसने कहा कि हम फौजदारी विवाद लड़ाई झगड़े में तो शांत हैं। हाँ, संपत्ति के बारे में पहली बात तो ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है, सुने ध्यान से, राष्ट्रपति जब अपने पद पर रहता है, पद पर जब तक रहेगा, कोई भी कहते हैं किसी भी थाने में, किसी भी अदालत में इसके प्रति विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई केस नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक छूट दे रखी है, यदि संपत्ति जमीनी विवाद चल रहा है तो पारिवारिक विवाद हो गया। तो जमीनी विवाद के संबंध में यदि राष्ट्रपति पे कोई विरुद्ध करना है, केस दायर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले और राष्ट्रपति को कितने समय के अंदर, अर्थात कितने समय के अंदर राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा, तुरंत नहीं, तुरंत ही खींच लाए थानेदार साहब, तो कितने समय, केवल दीवानी मामले में नोटिस देना होगा, केवल नोटिस देने की बात की गई है। तो नोटिस कितने समय के अंदर, 2 माह के अंदर। तो 2 माह के अंदर लिखित नोटिस देने के पश्चात राष्ट्रपति लिखित नोटिस जाएगा, आप दोगे, ठीक है, और राष्ट्रपति विरुद्ध केवल दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, अर्थात इसकी कार्रवाई कर सकते हैं वो भी नोटिस देने के बाद, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको, जो मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में, आपको एनसीईआरटी बुक में लिया गया है, ठीक है। मेहताब सिंह जी, आगे बात करते हैं 12वां प्रश्न, ध्यान से पढ़ें, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। 12वां ये है, आपको बता दूं, ठीक है। 13वां आपका संचित निधि है, 14 और 15। तो ये आपको जो बेस्ट क्वेश्चन है आपका 15वां और इसके साथ 12वां भी, ये भी बहुत धांसू प्रश्न है, ठीक है। वो आपको 15, थोड़ा 15 की गया, ये है 12वां प्रश्न जो नंबर 1 पे है, दूसरे पे आपका 15वां क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन शायद 15वां तो थोड़ा सा आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन ये बहुत ही कम, ऐसी 15वां क्वेश्चन है उसकी भी आपने 1-2 लाइन पढ़ी होंगी, बाकी लाइन नहीं पढ़ी होंगी। इसको क्वेश्चन ये है आपका 12वां प्रश्न है, ये शायद आपने कम ही पढ़ा हो, पढ़े ध्यान से, इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूं। शक्ति सिंह जी, डिलीट क्यों कर दिया, क्या अभी आने वाला है? 15वां प्रश्न दूसरे नंबर पे मोस्ट है और पहले नंबर पे ये था, मुझे नहीं पता, शायद 12वें नंबर पे लिखा हुआ है। ये है जो मैं कह रहा था, विशेष करके 15 में भी ऐसा ही है। 2 क्वेश्चन आपको 12 और 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और कोई आंसर दे सकता है तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। सी, नीतू सिंह जी का सी, दिगंबर जी, कुंतल जी का सी। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से लिया है, वहीं से मैंने ये बनाया है। मैंने पहले कह दिया, अधिकतर पूरे प्रश्न आपको एनसीईआरटी किताब के हैं, 6 से लेकर 12 तक की किताब के हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको मैटर पहुंच जाए, आपको कुछ क्वेश्चन पहुंच जाए, आपको निवास, राष्ट्रपति के निवास के बारे में कुछ पहुंच जाए। कुछ तो आप जानते हैं, मुझे लग रहा है 50% तो इसमें लाइन जानते हो, लेकिन 50% आप लाइन नहीं जानते, ठीक है। डी आंसर दिया, कोई सी दे रहा है, तो 2 आंसर चल रहे हैं, चौथा और तीसरा आंसर, 2 आंसर ए भी चल रहा है, गोविंद सिंह जी ए दे रहे हैं। इसलिए मैंने नहीं पता सर, तनु जी बहुत बढ़िया, चिंता मत करें, इसलिए मैं आपको राष्ट्रपति का निवास, क्योंकि ये टॉपिक क्या अनुच्छेदों में, अनुसूची में नहीं आता, तो हमसे उत्तर निकल जाता है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट टाइम इस क्वेश्चन को रख देते हैं। देखिए, ध्यान रखना, इसमें सभी सही हैं, इसका मतलब पहली लाइन भी सही है, दूसरी भी सही है और तीसरी भी सही है। मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब ध्यान से अपनी कॉपी में, पूजा तिवारी जी लेट आए, जग गए जी से शायद, आकाश कुमार जी, सुषमा सैनी जी, हाँ, कड़ाके की कड़े, आपको चाय पी के आया करो, 2 बजे क्लास जैसी हुए, आराम चलेगा, मुंह धोया और कड़ाके की बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाई और
भी। इस समय तो जितना गर्म और कड़क चाय पिएंगे, गर्म पिएंगे और अच्छा रहेगा, कोरोना ऐसे ही मरेगा। ठीक है, तो सभी जगह है। हाँ जी, किस दिन मौका मिले तो हम भी आपके हाथ से सभी विद्यार्थियों के हाथों से चाय पीना चाहते हैं। और पिलाओगे नहीं पिलाओगे? पिंटू सोलंकी जी, सर जी मेरी गजब भी। हाँ जी बहुत बढ़िया, पिंटू सोलंकी गोविंद जी मेरी राइट, बहुत बढ़िया। और तो सबके लिए चाय एक एक उधार, तो सबके घर में चाय पीने आऊँगा जी, राइट। तो चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे? पिएंगे पिलाएंगे। तो आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति भवन उसका औपचारिक आवास। तो राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति का मुख्यालय क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति का मुख्यालय राष्ट्रपति भवन कहलाता है, जिसे औपचारिक आवास भी कहते हैं। जो कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति का मुख्यालय नई दिल्ली, रायसीना हिल्स, रायसीन की पहाड़ी, अरावली पर्वतमाला। हाँ ठीक है, ठीक है। आप पार्टी दे दो सर, आज पक्का आ जाओ, बिल्कुल आपको चाय पिलाई जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र फौजदार जी। हाँ कोई ठंडा भी पी रहा है तो ठंडा कम पिए। हाँ गुड़िया पचौरी जी जरूर। ठीक है मौका देंगे, बुलाएंगे, निमंत्रण आएगा, पिलाएंगे तो आपको। सुभाष जी बहुत बढ़िया, चार जी आपके आएंगे, आप एक बार मौका दें, घर जरूर मिलेंगे। नीतू सिंह जी, हाँ नौकरी लग जाए तो एक चाय जरूर पिला देना, मिठाई नहीं खिलाए तो। ठीक है, आपको पार्टी मैं दूंगा, फिर नौकरी लगने के बाद केवल तुम तो चाय पिलाए, मिठाई मैं खिलाऊंगा आपकी नौकरी की। ठीक है, उल्टा करूंगा, चाय आप पिलाओगे और आपकी नौकरी की मिठाई मैं खिलाऊंगा। ठीक है गोवर्धन सिंह जी आगे देखिए। तो राष्ट्रपति का मुख्यालय क्या कहलाता है? राष्ट्रपति भवन, जिसे औपचारिक आवास भी कहते हैं। जो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति का औपचारिक आवास कहाँ स्थित है या मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली या नई दिल्ली? और नई दिल्ली आता, ठीक है। और रायसीना हिल्स जो अरावली पर्वतमाला का भाग है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते हो शिमला में है, और निकट छरवरा एक गांव है, कस्बा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो वैसे ग्रामीण एरिया ही है और शहर कस्बा सा ही है। तो शिमला के निकट छरवरा में ग्रीष्मकालीन निवास। तो राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास किस राज्य में है? हिमाचल में। राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और राजधानी आप जानते हो, और कौन से स्थान पे है? आपको 4 स्थान दे दे, छरवरा में। बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा ये। मैंने कहा यदि ये आपको पटवार में या रीट में किसी भी पेपर में आ जाए, हर कोई नहीं कर पाएगा। 4 स्थान दे देगा, दिल्ली, छरवरा, हैदराबाद, ऐसे करके 4 स्थान दे दे तो आपको जाना छरवरा में है, जो शिमला में है। ग्रीष्मकालीन निवास कहते हैं। तो ग्रीष्मकालीन निवास कहाँ पे है? तो आपको हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी जगह पे है? की कर दी, सेंड भी कर दी चाय। ठीक है अभी पियेंगे। तो छरवरा में आपको क्वेश्चन मिला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा होगा। अब है सी आपका तीसरा प्रश्न, तीसरी लाइन, तेलंगाना। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में तो आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती, राजधानी दोनों की एक जैसी है। हाँ 2 राजधानी है, शिमला वह धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी, शिमला वह धर्मशाला है। ठीक है, तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश लिखा हुआ था किताब में। ठीक है, तो आगे आकर के ये चेंज होने वाला है, तो आंध्र प्रदेश आ जाए, तेलंगाना कोई बात नहीं। तो आपको राजधानी हैदराबाद, संयुक्त अमरावती, दोनों की संयुक्त चल रही है। तो हैदराबाद राजधानी जो दोनों की संयुक्त चल रही है, अमरावती उसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश का। तो तेलंगाना वर्तमान में है। तो राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम। तो राष्ट्रपति भवन तो है नई दिल्ली में, और राष्ट्रपति निलयम है कहाँ पे? जिसे औपचारिक आवास कहते हैं, हैदराबाद में आपको जगह आएगी, हैदराबाद में है। औपचारिक आवास, अनौपचारिक का मतलब कभी जभी घूमने को मन करे आवे दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में कभी जभी घूमने का मन करे आवे तो हैदराबाद राष्ट्रपति निलयम। तो राष्ट्रपति भवन तो है नई दिल्ली, और राष्ट्रपति निलयम है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, नंबर अगला, औपचारिक आवास भी कहते हैं इसे। देखो ये तो है औपचारिक आवास, ये अनौपचारिक आवास। औपचारिक तो है नई दिल्ली में, अनौपचारिक है आपका दक्षिण में। उपयुक्त सभी कथन सही हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसको भी आप बहुत बढ़िया, विशेष करके आपके लिए इंपोर्टेंट हैं ये 2 हैं, पहली वाली, पहली और दूसरी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी और राजधानी
तो राष्ट्रपति का मुख्यालय और ग्रीष्मकालीन निवास, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समोसा खिलाएंगे, बहुत बढ़िया, चलो समोसा भी खाएंगे। ठीक है, चाय क्या गुड़, दूध पीना, बहुत बढ़िया, दूध भी पिला रहे हो, बहुत बढ़िया आदत है, दूध भी पिएंगे। अब आ जाओ 13वां प्रश्न आपके सामने। ठीक है, देखिए ध्यान से, भारत की संचित निधि द्वारा निर्धारित वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन आप जानते होंगे, सब बता दोगे? तो वर्तमान में राष्ट्रपति वेतन 1.5 लाख से बढ़कर के कितना हो गया है? 5 लाख रुपए प्रति माह। और ये भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है, अनुच्छेद 266 में है भारत की संचित निधि का उल्लेख। तो भारत की संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 266 में है। और इस पर नियंत्रण कौन रखता है? ठीक है, भारत की संसद निधि पर नियंत्रण कौन रखती है? संसद रखती है, ध्यान रखना। और इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, 1950 में किसका हुआ? आकस्मिक निधि का। और इसका 1952 में हुआ संसद निधि का, कि संसद गठन होगी तभी तो होगा। और नियंत्रण आकस्मिक निधि 267 में है, उस पर नियंत्रण राष्ट्रपति को होता है, उसका गठन 1950 में हुआ। उल्टा तो नहीं हो गया? तो ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपका। आगे बात करते हैं, तो 1.5 लाख से कितना हो गया? 5 लाख। पहले कितना था? 150, लेकिन अब कितना हो गया है? 1.5 लाख रुपए प्रति माह। तो ये आपका 13वां प्रश्न है। 14वां देखिए, राजस्थान के एक विधायक का मतमूल आप जानते हो, राजस्थान के एक विधायक का मतमूल कितना होता है? ये मैंने सीधा लिख रखा है। तो राजस्थान के एक विधायक का मतमूल कितना होता है? है ही नहीं है कि है आंसर 129। ये किसका है? यूपी का है, यूपी के एक एमएलए का है। और ये भारत के एक सांसद का है। ठीक है, ये सिक्किम का है, ये आपका सिक्किम का है। और ये राजस्थान के एमएलए का है, राजस्थान के एक एमएलए का है, जो सिक्किम के एमएलए का है। तो सर्वाधिक मतमूल वाला राज्य कौन सा है? यूपी। तो सर्वाधिक कौन सा है? यूपी है। और सबसे कम कौन सा है? सिक्किम है, न्यूनतम। ठीक है, तो न्यूनतम कौन है? तो ये आपने, अब देखिए 15वां लास्टवां प्रश्न ध्यान से देखें, ध्यान से देखें और इसके आंसर दें। निशा शर्मा जी 129, बहुत बढ़िया। रोतेश कुमारी जी, कृष्णा रश्मि, सरता जी तो, ठीक है, बलवीर जी, बहुत बढ़िया, पिंटू सोलंकी जी। अब आपको लास्ट का 15वां प्रश्न ध्यान से देखें मेरे मित्रों, ध्यान से इसको देखें। राष्ट्रपति की योग्यताओं अर्थात अहिताओं, तो योग्यता अर्थात अहिताएं के बारे में असत्य कथन है, अर्थात गलत कथन ढूंढना है, अर्थात गलत कथन ढूंढना है, ध्यान रखना। तो योग्यताओं के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? योग्यता के बारे में, योग्यताओं के बारे में। हाँ, 129 छत्तीसगढ़ का भी होता है, गोवर्धन सिंह जी, बहुत बढ़िया। लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा, तो आपको ध्यान रखना। तो राजस्थान में लोकसभा की कितनी है? 25 है, राज्यसभा की 10 है। और छत्तीसगढ़ का भी 129 एक एमएलए का मतमूल होता है, ध्यान रखें इसमें। अब आ जाइए, राष्ट्रपति योग्यताओं के बारे में असत्य कथन है। तो राष्ट्रपति भारत का नागरिक होता है, सही है, गलत तो नहीं है, सही है। न्यूनतम उम्र कम से कम कितनी होती है? 35 होनी चाहिए, ये भी सही है। वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये गलत है। संसद के किसी भी सदन की नहीं, संसद के केवल लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ लोकसभा आएगा। ये शर्त तो किसकी है? ये शर्त तो प्रधानमंत्री जी की है, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, ये प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति केवल लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये कथन गलत है। तो कथन गलत पूछ रहे हैं, ये सही होगा। वह संसद अथवा राज्यों की विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये तो निश्चित है। और है तो पद ग्रहण की तिथि से अपना त्यागपत्र देगा, पद ग्रहण की तिथि से अपना त्यागपत्र देगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो योग्यता थी ये प्रधानमंत्री की थी, राष्ट्रपति की नहीं थी। आपको तीनों की बता दूं,
यदि योग्यता में बात करें, राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उपराष्ट्रपति की बात करें तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, प्रधानमंत्री की बात करें संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखें। और आपको एक विशेष सूचना, अब कौन सी क्लास होती है आपकी 4 से 5, तो आज मैथ की क्लास नहीं होगी,